नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 पाठ संख्या 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लोकप्रिय लेखक, कवि एवं आलोचक विष्णु खरे जी का यह लेख है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। विष्णु खरे का जन्म 2 फरवरी 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। वे कवि, साहित्यकार, फिल्म समीक्षक, पत्रकार व पटकथा लेखक थे। 1963 से 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। उन्होंने औपचारिक रूप से लेखन का आरंभ 1956 में किया। प्रसिद्ध इंदौर समाचार के वे उपसंपादक रहे। इसके अलावा लघु पत्रिका व्यास का भी उन्होंने संपादन किया। नवभारत टाइम्स जयपुर के भी वे संपादक रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, काल और अवधि के दरमियान, पथांतर, ये सारे उनके काव्य संग्रह है। 1983 में उन्होंने आलोचना की पहली किताब नामक आलोचना ग्रंथ लिखा। उसके अलावा सिनेमा पढ़ने के तरीके सिने आलोचना ग्रंथ भी लिखा। बहुत से अनुवाद भी उन्होंने किए, जिनमें से महत्वपूर्ण इस प्रकार है। टी.एस. एलियट का अनुवाद मेरू प्रदेश और अन्य कविताओं के रूप में, अंतिला योजेफ का अनुवाद यह चाकू समय के रूप में, और फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य का अनुवाद कालेवाला के रूप में किया। उनके इस साहित्य सर्जन के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज उन्हें दिया गया। उसके अलावा रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान एवं मैथिली शरण गुप्त सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। विष्णु खरे जी के साहित्य में आधुनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण मिलता है। काव्य द्वारा अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े होकर वे नैतिक स्वर प्रदान करते हैं। उनका काव्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत का दर्पण है, जिसमें देश एवं समाज की प्रगति दिखाई गई है। उनकी भाषा सीधी सादी एवं गंभीर भावों वाली खड़ी बोली होती है। उनके साहित्य में तत्सम तद्भव शब्दों एवं मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग पाया जाता है। ये हुआ हमारे इस पाठ के लेखक विष्णु खरे जी का परिचय। अब पाठ का अल्पसार देखते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये विष्णु खरे जी का एक लेख है। 2 महायुद्धों के बाद की विश्व सिनेमा की विषय वस्तु की इसमें इन्होंने बात की है। चार्ली चैपलिन एक अभिनेता ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी थे, यह बताने का इन्होंने प्रयास किया है। विश्व सिनेमा के योगदान में चार्ली चैपलिन का योगदान महत्वपूर्ण है, यह बताने का भी प्रयास है। चार्ली का संपूर्ण जीवन समाज द्वारा प्रताड़ित एवं संघर्षपूर्ण रहा। उनके जीवनानुभवों के कारण त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों का सामंजस्य हुआ। भारतीय सिनेमा जगत चार्ली चैपलिन से चिर परिचित हो ऐसा दिखाई देता है। यही नहीं, पूरा विश्व उनसे परिचित है। चार्ली चैपलिन आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी फिल्मों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे इर्द गिर्द घटी हुई घटना है। आइए अब मैं वनराज चावड़ा इस पाठ को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। विष्णु खरे जी, जो एक बहुत ही लोकप्रिय लेखक, कवि और आलोचक रहे हैं,
उनके द्वारा इस पाठ में हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि चार्ली चैपलिन एक अभिनेता ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी थे। और उनके भीतर का इंसान कैसा था और उस इंसान ने आज अन्य अभिनेताओं से अलग होकर किस प्रकार अपने आप को प्रतिष्ठित किया है, यह बताने का प्रयास किया गया है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यह शीर्षक ही बता रहा है कि चार्ली चैपलिन हमारे जैसा ही है या हम उसके जैसे हैं। हर इंसान को उसके भीतर अपनी छवि दिखाई देती है। लगता है कि वह सार्वभौमिक है, अर्थात दुनिया के हर स्थान पर हर इंसान उसे पसंद करता है और उसके भीतर जो मानवीय स्वरूप है उसमें लोग अपने आप को देखते हैं। यही कारण है कि चार्ली चैपलिन किसी संस्कृति को विदेशी नहीं लगता, लोग उसे अपना मानते हैं। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि 1979 जब उन्होंने यह लेख लिखा है तब चार्ली चैपलिन की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। अगर जन्म शताब्दी नहीं भी होती तो उनकी जो फिल्म थी मेकिंग अ लिविंग, उसको 75 साल पूरे हो चुके होते। यानी कि 75 साल से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को वह मुग्ध कर चुकी है। लेखक यह भी कह रहे हैं कि उनकी फिल्मों के बारे में लिखना, उसकी समीक्षा करना अभी और 50 साल तक संभव नहीं है। चार्ली की फिल्मों को देखते हैं तो लगता है कि समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाएं टूट जाती हैं। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चार्ली ने ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसमें सामान्य व्यक्ति के जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाया गया है और हमें अपने आसपास की घटनाओं की तरह ही लगती है। चार्ली ने वर्ण व्यवस्था को तोड़ा क्योंकि चार्ली के अभिनय को प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक जाति का व्यक्ति सराहता है। चार्ली ने जीवन के हर कदम पर संघर्षों से लड़ते हुए हंसना सीखा है। चार्ली चैपलिन का यह जो चरित्र है वह बाहरी है, घुमंतु है। ऐसा कैसे हुआ? और वे कहते हैं कि चार्ली चैपलिन ने कभी भी मध्यम वर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को नहीं अपनाया। उन्होंने अपनी फिल्मों में जो उनकी प्रिय छवि थी, ट्रैम्प यानी कि खानाबदोश, आवारागर्द, वही प्रस्तुत की है। और शायद वही कारण है कि सामान्य लोगों में वे लोकप्रिय हो सके, अपने आप को सामान्य वर्ग से जोड़ सके। चार्ली चैपलिन अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे। उनकी माँ एक तलाकशुदा महिला थी और स्टेज की दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। जब वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, तो जिसे पागल कहते हैं हम लोग, तो उसके बाद उन्होंने किस तरह की मानसिक यंत्रणा को झेला होगा, यह समझ पाना बहुत कठिन है। उनका जीवन बहुत ही संघर्षों में बीता था। फिल्मों में आने से पहले चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने ही नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और नेति नेति कहा है, क्योंकि दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ती है। समीक्षक चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं। चार्ली ने अपने जीवन की ऐसी घटना के बारे में बताया है कि जिससे यह पता चलता है कि वे बहुत भावुक भी थे। उनकी बायोग्राफी से 2 प्रसंग यहाँ लेखक बताते हैं जिसका गहरा प्रभाव चार्ली चैपलिन पर पड़ा था। जिसमें से एक यह है कि एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। कहानी में जब
ईसा को सूली पर चढ़ाने का प्रसंग आता था तो माँ और बेटे दोनों रो पड़ते थे। और दूसरा प्रसंग यह कि उन्होंने देखा कि उनके घर के पास के कसाई खाने से एक भेड़ जब भाग जाती है और उसे पकड़ने के लिए एक व्यक्ति उसके पीछे भागता है, जो पकड़ने वाला व्यक्ति है वह भेड़ का पीछा करते हुए कई बार फिसलता है और गिरता है तो पूरी सड़क पर ठहाके लगते हैं, लोग हंसते हैं। आखिर भेड़ पकड़ी जाती है। भेड़ को पकड़कर जब ले जाया जा रहा था तो चार्ली सोचते हैं कि इस भेड़ का क्या होगा। वे जानते हैं कि इस कसाई खाने में उसके साथ क्या होगा, तो उनके भीतर करुणा जागती है और यही इसी घटना के प्रभाव से हास्य के बाद करुणा चार्ली चैपलिन की भावी फिल्मों का आधार बन जाती है। भारत की अगर बात करें तो लेखक राज कपूर को चार्ली का भारतीयकरण मानते हैं। भारत में जो लिखा जाता था, नाटक, कहानियां या फिल्में, उनमें कभी भी करुणा और हास्य को मिलाकर नहीं दिखाया गया। हास्य एक प्रकार से अलग ही रहता है। नाटकों में विदूषक कहलाते थे जो लोगों को हंसाते थे। हमने कभी यह स्वीकारा नहीं था कि एक नायक जो आदर्श है, ऐसा कोई नायक अपने ऊपर हंस भी सकता है। या हमारी जो कहानियां हैं या ग्रंथ है, उसमें तो ये परंपरा ही नहीं है कि अपने ऊपर हंसा जाए। हाँ, दूसरों पर हंस सकते हैं। ऐसी मानसिकता के सामने राज कपूर आवारा फिल्म में अपने द्वारा चार्ली को उतारते हैं। यानी उन्होंने चार्ली का रूप लिया और अपने आप पर हंसे, दुख पर हंसे। मेरा नाम जोकर में भी उन्होंने इसे अपनाया और अपने पर, अपने दुखों पर हंसे। उसके अलावा उन्होंने श्री 420 फिल्म भी इसी तर्ज पर बनाई। और इस तरह ऐसा प्रयोग करना, हमारी भारतीय मानसिकता जो इसे स्वीकार नहीं कर सकती, वहाँ इसे प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो राज कपूर को जाता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि राज कपूर जी इसमें सफल हुए। लोगों ने इसे पसंद किया क्योंकि भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध किया गया था यह प्रयोग, फिर भी लोगों ने पसंद किया। इस प्रयोग ने बता दिया कि मानव जीवन में करुणा अगर हास्य में बदल जाए तो मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है। और इस फिल्म के बाद तो कई फिल्में आई। दिलीप कुमार ने बाबुल, गोपी और लीडर में इस प्रकार का अभिनय किया। इसके अलावा देवानंद ने भी फंटूस, तीन देवियाँ आदि फिल्मों में इस तरह से एक नए दौर की शुरुआत की। दरअसल मनुष्य ईश्वर का विदूषक ही है। यही कारण है कि गांधी और नेहरू भी चार्ली की समीपता चाहते थे। हमारे भारतीय समाज में सिर्फ होली के त्योहार का ही एक अवसर है जब लोग अपने पर हंसते हैं, और हमारी फिल्मों में भी त्रासदी होती है, करुणा होती है, हास्य होता है, लेकिन वे एक साथ नहीं आते। कभी प्रचलन ही नहीं रहा इस बात का, करुणा और हास्य को मिक्स ही नहीं किया गया। करुणा का हास्य में बदल जाना इस तरह से कभी फिल्मों में दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि यह हमारी मानसिकता है। लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में नायक कम है। गिने चुने लोगों को ही हम दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन कहते हैं, लेकिन चार्ली या जॉनी वॉकर किसी भी व्यक्ति को कभी भी कह दिया जाता है। परिस्थितियों को देखते हुए कह दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है, उस पर हंसने का अवसर ढूंढता है। जबकि चार्ली ने स्वयं पर हंसना सिखाया। और स्वयं चार्ली सबसे ज्यादा कब हंसता है? खुद पर, जब वह स्वयं को अभिमानी, आत्मविश्वासी, सफलता की प्रतिमूर्ति, शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझता है। यानी कि स्वयं पर हंसने के फिनोमिनन को भारतीय जनता ने स्वीकार किया। इसलिए लेखक कहते हैं कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देता, किंतु कला अपना सिद्धांत
स्वयं बनाती है। चार्ली की फिल्मों की विशेषताएं ये है कि उनकी फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं है। मुख्य फिल्में हैं जहां कोई संवाद नहीं है। चार्ली चैपलिन अपने एक्सप्रेशन के द्वारा भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। उसके भीतर मानवीयता है और वह हमेशा युवा दिखता है। युवा दिखने का अर्थ है सक्रिय एवं जिंदा दिल रहना। हम उनकी फिल्मों को अपने आप के साथ जोड़ पाते हैं। चार्ली ने करुणा और हास्य का सामंजस्य अपनी फिल्मों में प्रस्तुत किया है। यहाँ यह पाठ पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।